हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली ला एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एपीओ के बारे में कि जैसे राजस्थान एपीओ की जो वैकेंसी के लिए कुछ न्यू रूल्स बनाए गए थे, तो वो भी हमने वीडियो बनाई थी। उसी के साथ आपको एक जो प्रीवियस ईयर पेपर था लो फर्स्ट का, वो भी सॉल्व करवाया था। आगे भी हम जो बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी आपको सोल्व करवाएंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास, जिसमें आपको राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2022 को लेके जो एक्ट है वो कंप्लीट आपको जो है स्टडी करवाई जाएगी, उसको समझाया जाएगा। ठीक है, एक ही क्लास में आपको कंप्लीट जो है ये एक्ट है जो पूरा समझा दिया जाएगा। साथ ही में आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको दोनों मीडियम के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के साथ ये एक्ट है जो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और आप जो राजस्थान एपीओ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी डेली वीडियो अपडेट्स, लीगल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है, सारी जो वीडियो अपडेट्स हैं वो आपको सारी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहें। आज हम देखेंगे एक्ट राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, मतलब राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए जो काम किए जाते हैं उसका अधिनियम है 2022। ठीक है, तो वो उसको आज हम कंप्लीट है जो रीड करेंगे। तो जो इसकी अनुमति थी, मतलब ये एक्ट को जब गवर्नर की जो परमिशन मिली थी वो 5 अप्रैल 2022 को मिली थी, क्योंकि ये जो डेट है ये भी याद रखनी ज़रूरी है। एक्ट का जो नंबर है वो 6 है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और जो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये एक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्ट कब लागू हुआ था? 2022 में। अब जो ये एक्ट है इसमें जो कंप्लीट सेक्शन है वो 20 है, शेड्यूल 2 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कंप्लीट जितने सेक्शन है वो 20 सेक्शंस हैं, और जो शेड्यूल हैं वो इसमें 2 हैं, शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड। तो जैसे फर्स्ट में जैसे हम बाकी एक्ट्स देखते हैं तो उसमें समझ में आता है कि उसका सिर्फ नाम, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे प्रसार है, प्रारंभ है, तो उसके लिए आएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये राजस्थान का एक्ट है तो राजस्थान पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, ये अधिनियम का नाम क्या है? इस अधिनियम का नाम है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022 है। ठीक है, इसका जो प्रसार है वो संपूर्ण राजस्थान पे होगा, और ये ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो ये कौन करेगा? राज्य सरकार। यहाँ पे केंद्र सरकार नहीं है, राज्य सरकार आएगी, क्योंकि ये एक लोकल एक्ट है। सेकंड जो सेक्शन है वही सेम बात कि उसमें परिभाषाएं आ जाती हैं। क्यों आएंगी परिभाषाएं? क्योंकि जो पूरे एक्ट में जो भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो उनका मीनिंग जो है यहाँ पे समझा दिया जाएगा। एक तरीके का आपका इंटरप्रिटेशन क्लोज है ये। तो देखो, इसमें फर्स्ट में समझाया गया सार्वजनिक परीक्षा का संचालन। ठीक है, जो सार्वजनिक मतलब जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं उनका संचालन से क्या अभिप्रेत है। तो इसमें क्या अभिप्रेत है? प्रश्न पत्रों, उत्तर, OMR शीट, परिणाम पत्रकों की तैयारी। ठीक है, तो जो मुद्रण, पर्यवेक्षण, कोडिंग प्रक्रिया, भंडारकरण, परिवहन, वितरण, संग्रहण, मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा। तो सार्वजनिक परीक्षा में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? जैसे पेपर, क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, प्रिंटिंग होगा उसका, ठीक है, उस पर जो ब्लैक जो कलर से लिखा होता है वो होगा। ठीक है, और देखा जाए तो जैसे कोडिंग होगी, प्रोसीजर होगा, OMR शीट चाहिए होगी, आंसर शीट चाहिए होगी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, कंप्यूटर्स भी चाहिए होते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आती हैं सार्वजनिक परीक्षा के संचालन किस तरीके से होता है उसके अंदर। तो हम एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। देखो, जो पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट किस तरीके, इसका मीन क्या है? प्रिपरेशन, प्रिंटिंग, सुपरविज़न, कोडिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, OMR शीट, ठीक है, रिजल्ट शीट, इवैल्यूएशन, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो ये है कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन, जो बिल्कुल इजी है कि एग्जाम में क्या क्या चाहिए होता है उसके बारे में। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो एग्जामिनेशन अथॉरिटी का मीन्स होता है परीक्षा प्राधिकारी। तो ये जो है शेड्यूल फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखना है, शेड्यूल फर्स्ट।
फिर सी में आता है परीक्षा केंद्र, मतलब जो एग्ज़ाम का सेंटर है उसके बारे में। तो किसी सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए नियत और प्रयुक्त कोई संस्था या उसका कोई भाग अन्य स्थान अभिप्रेत है, इसमें उससे संलग्न संपूर्ण परिसर सम्मिलित है। तो सीधी सी बात है कि पहले एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा उसके बारे में आया, फिर परीक्षा का प्राधिकारी कौन होगा, मतलब जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कौन करवाएगा, ऑफिसर कौन होगा उसका। फिर उसके बाद आया कि ठीक है ये दोनों चीज़ें होगा। अब एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आ गए, तो एग्ज़ाम सेंटर है जो कोई भी संस्थान हो सकता है, ठीक है, और उसका जो पूरा संपूर्ण परिसर है वो उसकी अथॉरिटी में आ जाएगा। ठीक है, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई कि एग्ज़ाम सेंटर अगर हम इंग्लिश में भी देख लें तो देखो वही बात है, एनी अदर प्लेस फिक्स एंड यूज फॉर द होल्डिंग ऑफ ए पब्लिक एग्जामिनेशन एंड इंक्लूड द एंटायर परमाइसिस अटैच देयर टू। ठीक है, तो ये संपूर्ण जो परिसर होता है उसके बारे में बताया। फिर नेक्स्ट है एग्जामिन। एग्जामिन मीन्स ए पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड परमिशन बाय द concerning authority to appear in a public examination and include a person authorized to act as scribe on his behalf। फिर है परीक्षार्थी, मतलब एग्जामिन, जैसा कि अभी हमने इंग्लिश में देखा था। अब देखते हैं कि परीक्षार्थी से ऐसा व्यक्ति है जिससे सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। क्योंकि जैसे हम एग्जामिन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करते हैं उसके बाद ही हमें परमिशन मिलती है, एडमिट कार्ड आते हैं। ठीक है, इसमें उसके निमित्त श्रुत लेख के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित है, मतलब जो लिख नहीं सकते तो जो श्रुत लेख होते हैं उनके साथ जो हेल्पर जाते हैं एक तरीके के, वो भी इसमें सम्मिलित माने जाते हैं, वो भी परीक्षार्थी की श्रेणी में ही आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि श्रुत लेख भी क्या परीक्षार्थी में सम्मिलित है। नेक्स्ट है सार्वजनिक परीक्षा में स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों, निगम सहित जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके अधीन किसी पद पर भर्ती की योजना के लिए सेकंड शेड्यूल में यथाविनिर्दिष्ट परीक्षा अभिप्रेत है। मतलब जो पब्लिक एग्ज़ाम होता है वो क्या क्या होता है, वो स्वायत्त निकाय, प्राधिकार, बोर्ड, निगम, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उसके अधीन भर्ती के लिए जो है प्रयोजन होता है वो कहाँ पे है, वो सेकंड शेड्यूल में बताया हुआ है। उसके बाद देखो अगर इंग्लिश में देखें तो हम पब्लिक एग्जामिनेशन का मीन्स क्या होता है कि वही स्टेट गवर्नमेंट की जो पोस्ट होती है उसके अंडर जो पोस्ट होती है, ठीक है, उनकी बॉडीज़, अथॉरिटी, बोर्ड, कॉरपोरेशन, ठीक है, ये सारी जो अथॉरिटीज़ के अंडर अगर किसी की एग्ज़ामिनेशन होती है, ठीक है, एग्ज़ाम होता है, तो वो कहाँ है, सेकंड शेड्यूल के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट है अनफेयर। ठीक है, अनफेयर मीन्स मतलब अनुचित साधन। तो देखो फर्स्ट है किसी परीक्षार्थी के संबंध में सार्वजनिक परीक्षा में किसी व्यक्ति या कोई ग्रुप हो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से, किसी भी रूप से, ठीक है, रिटर्न में, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से अपराधिकृत सहायता लेना या किसी प्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग करना सम्मिलित है। अब इसमें आया कि अनफेयर जो मीन्स होता है वो क्या होता है। तो देखो जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी होता है सामान वो सारा बाहर करवा लिया जाता है, ठीक है, ज्वेलरीज वगैरह ये सब। तो अगर ये सारा हम लेके एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ये अनफेयर होगा, जो कि अनुचित साधन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये वो होगा। सेकंड है किसी व्यक्ति के संबंध में अगर हम देखें तो प्रश्न पत्र के प्रतिरूपण या प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षड्यंत्र करना, ठीक है, मतलब कोई प्रश्न पत्र मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए ही कोई कॉन्स्पिरेसी हो, ठीक है, या फिर अटैम्प्ट हो उसका या फिर कर ही दे, ठीक है, कमिटी कर दे। सेकंड है कि प्रश्न पत्र को अप्राधिकृत रीति से उपापत करना या उपाप्त करने का प्रयास करना या कब्जे में लेना या कब्जे में लेने का प्रयास करना। थर्ड पॉइंट है अप्राधिकृत रीति से प्रश्न पत्र हल करना या हल करने का प्रयास करना या प्रश्न पत्र हल करने में सहायता मांगना। और फोर्थ पॉइंट है सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की अप्राधिकृत रीति से मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सहायता करना। तो ये जो 4 पॉइंट है ये भी अनुचित साधन में आते हैं। अनफेयर मीन्स जिसको हम बोलते हैं कि कोई जो क्वेश्चन पेपर है उसको दिखा दे, उसके लिए कॉन्स्पिरेसी करे या फिर कोई आंसर जो है पहले ही जारी कर दे, ठीक है, या फिर ये हो कि किसी को उसको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में कोई किसी भी तरीके से हेल्प करे, ठीक है, या फिर क्वेश्चन पेपर है उसको पहले ही खुद की पोजीशन में ले ले। तो ये 4 पॉइंट्स बताए हैं। फिर है
इंग्लिश में देख लेते हैं हम एक बार इसको, कि जो अनफेयर मीन्स क्या है कि इन रिलेशन टू एन एग्जामिन टू टेक unauthorized help in public examine for any person or group directly or indirectly for any material written, recorded, copied or printed in any form whatsoever or use of any unauthorized electronic or mechanical instrument or gadget। मतलब जो एग्ज़ामिन होते हैं, ठीक है, उसमें अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो अनफेयर में ही आता है। सेकंड में 4 टाइप्स बताए हैं कि वही कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर को लीक कर दे, ठीक है, अटैम्प्ट करे लीक करने का या फिर लीक कर ही दे, ठीक है, या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी करे। सेकंड है कि टू प्रोक्योर और अटैम्प्ट टू प्रोक्योर और पजेस, मतलब कोई क्वेश्चन पेपर को ही पजेस कर ले, ठीक है, या फिर कोई सोल्व करने में हेल्प करे अनऑथराइज मैनर से, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है उसको जो अनऑथराइज करे एग्जामिन को, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में एनी पर्सन आल्सो इंक्लूड एन एग्जामिन। एक एक्सप्लेनेशन देखें, किसी व्यक्ति में परीक्षार्थी भी सम्मिलित है, ठीक है, चाहे परीक्षार्थी हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, सभी सम्मिलित हैं। अब देखो लास्ट है इसमें कि इसमें प्रयुक्त किए गए परिभाषित नहीं किए गए किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः वो संहिता में समनुदेशित किए गए हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड है शिक्षण अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध, मतलब प्रोहिबिशन क्या किया गया है कि जैसे ही हमारे एडमिट कार्ड आता है तो उसमें भी कुछ बताया गया होता है, इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि कौन कौन से हमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने और क्या चीज़ें हमें नहीं लेके जानी। तो ऐसा इसमें बताया कि किस चीज़ पे प्रोहिबिशन लगाया गया अनफेयर पे, तो वो है कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में, जो पब्लिक एग्जामिनेशन होता है, पब्लिक एग्जामिनेशन का मीनिंग भी बता दिया गया है कि कौन कौन से पेपर में, ठीक है, अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेगा, ठीक है। 4 आता है प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण, ठीक है। अब मान लो कोई भी क्वेश्चन पेपर है उसको पजेस कर ले या फिर लीक कर दे, उसके बारे में बताया कि सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए जो क्वेश्चन पेपर को खोलने और उनका वितरण करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति नियत समय से पूर्व नहीं करेगा। जैसा कि हम पब्लिक एग्जामिनेशन में देखते भी हैं कि जब हम जाते तो हमारे सामने वो पेपर हैं जो खोले जाते हैं, ठीक है, वो सील पैक आते हैं, उससे पहले कोई भी वो उन पेपरों को नहीं खोलेगा। फिर इसमें 2 पॉइंट समझाए कि ऐसे प्रश्न पत्र या उसके किसी भाग या उसकी प्रति को खोलना, ठीक है, प्रकट करना, उपाप्त करना या उपाप्त करने का प्रयास करना, वही पजेस करना या सॉल्यूशन करना, ठीक है, और किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को उसकी गोपनीय सूचना देना, ठीक है, मतलब सीक्रेटली किसी को दे दिया, प्रश्न पत्र लीक कर दिया, तो ये ऐसे सारे काम नहीं करेगा, ठीक है, ना लीक करेगा, ना उसका पजेस करेगा, ना ही टाइम से पहले खोलेगा उसको, ना ही सॉल्यूशन करेगा, ना ही इसकी किसी को इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। फिर 5 है परीक्षा कार्य में न्यस्त या उसमें लगे हुए व्यक्तियों द्वारा प्रकटन की रोकथाम। जो परीक्षा कार्य में जो लगे हुए रहते हैं लोग प्राधिकारी, ठीक है, उनके द्वारा जो है प्रकटन की रोकथाम की जाए। कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित किसी भी कार्य में न्यायस्थ या लगा हुआ है, जो भी गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह रहते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह रहते हैं, सिवाय उस दशा के जहां वह ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्य के आधार पर अनुज्ञात हो, ऐसी सूचना या उसका भाग जो इस प्रकार न्यस्त करने किए जाने वाले कार्य के आधार पर जानकारी में आया है, किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा, ना ही करवाएगा और ना ही बताएगा। तो देखो सबसे पहले अगर आप टाइटल भी लर्न कर लेते हो, इसके 20 ही हैं, तो आपको अंदर का मैटर अपने आप पता लग जाएगा। अब इंग्लिश में देखते हैं। थर्ड है प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, मतलब जो अनुचित साधन है उसका प्रोहिबिशन होता है, ठीक है, जैसा कि अभी समझाया था आपको कि जो अनफेयर जो भी मीन्स है, ठीक है, आपके पास कोई गैजेट वगैरह है तो वो कोई भी यूज़ नहीं करेगा पब्लिक एग्जामिनेशन में। 4 है पोजीशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर, ना ही कोई क्वेश्चन पेपर को लीक करेगा, ठीक है, ना ही कोई पजेस करेगा, ना ही किसी को इन्फॉर्मेशन देगा किसी भी एग्जामिनी को, ठीक है, साथ ही में ना ही कोई ऐसा फिक्स करेगा, कॉन्स्पिरेसी करेगा, ठीक है, वही सारा अगर टाइटल लर्न कर लेते हो तो आपको अंदर का मैटर इजीली लर्न हो जाएगा। 5 है कि प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्ट और इंगेज विद एग्जामिनेशन वर्क, मतलब जो एग्जामिनेशन वर्क में जो भी पर्सन्स हैं जो इंक्लूडेड रहते हैं वो ना ही कोई पेपर लीक करेंगे, ना ही उसकी कोई कॉन्स्पिरेसी करेंगे, ना किसी को इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, वो अपना जो काम है सिर्फ वही करेंगे, कोई भी पेपर है जो लीक नहीं करेंगे।
सेक्शन 6 है प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक या OMR शीट का किसी भी रूप में अप्राधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण। मतलब जो क्वेश्चन पेपर है, OMR शीट है, आंसर शीट है, उसका किसी भी रूप में अनऑथोराइज टाइप से पोजीशन या फिर उसको लीक करना। मतलब कोई भी व्यक्ति जो प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व ही ऐसा करने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत नहीं है, जिसे अपने कर्तव्य के आधार पर अनुज्ञा प्राप्त नहीं है किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में। मतलब जो टाइमिंग फिक्स होता है एग्ज़ाम को लेके, तभी वो जो पूरा बंडल होता है क्वेश्चन पेपर का वो तभी ओपन होता है, उससे टाइम से पहले जो क्वेश्चन पेपर है उसको ओपन नहीं किया जाता। ठीक है, अब वो सार्वजनिक परीक्षा में ऐसा प्रश्न पत्र या उत्तर पत्रक, OMR शीट या उसका कोई भाग किसी भी रूप में उपाप्त नहीं करेगा, उपाप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा, कब्जे में नहीं लेगा। सेकंड है कि ऐसी सूचना नहीं देगा, ना देने का प्रस्ताव भी नहीं करेगा जिसके ऐसे प्रश्न पत्र के संबंध में प्राप्त या संबंधित होने के बारे में वह जानता है, विश्वास करने का उसके पास कारण है। मतलब वो कोई भी क्वेश्चन पेपर, वही सेम बात है कि कोई भी OMR शीट है, ठीक है, ना तो वो खुद के पोजीशन में लेगा, ना ही किसी को इन्फॉर्मेशन देगा। 7 है सेक्शन परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य न्यस्त नहीं है, तब जो हमारा एग्ज़ाम सेंटर होता है उसके अंदर सिर्फ या तो टीचर्स रहते हैं या स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर उसी से रिलेटेड जो भी लोग रहते हैं सिर्फ वही रहते हैं। इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम सेंटर में एंटर नहीं करता। हम देखते भी, क्योंकि हम एग्ज़ाम भी देते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक जर्नल चीज़ है। ठीक है, सिर्फ आपको सेक्शन लर्न करने हैं कि किस में क्या है। ठीक है, बाकी आप खुद भी जानते हो, नॉर्मल चीज़ें हैं वही सारी। 8 है परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति जैसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य न्यस्त है और जो उसमें लगा हुआ है, सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के प्रयोजन के लिए परीक्षा केंद्र से भिन्न किसी स्थान का उपयोग नहीं करेगा और ना ही करवाएगा। मतलब जब आपने देखा होगा कि जो परीक्षा केंद्र होते हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर होता है, सिर्फ वही प्रमाइसिस यूज़ की जाती है, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं की जाती। एग्ज़ाम सेंटर भी पहले ही अलाउंस हो जाते हैं, इसके बाद कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, 9 है प्रबंध तंत्र संस्था या अन्य द्वारा अपराध। जब कभी प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य द्वारा इस अधिनियम के अधीन, मतलब जो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है इसके अधीन कोई अपराध कारित करता है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर लीक होता है, OMR शीट को खुद के पोजीशन में लेता है, क्वेश्चन को करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, ठीक है, कोई भी अपराध कारित करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित करने किए जाने के समय प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के कारोबार का प्रभारी था, ठीक है, या फिर प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के बराबर के संचालन के लिए प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के प्रति उत्तरदायी था। साथ ही साथ प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य भी अपराध के दोषी समझे जाएंगे और स्वयं के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के दायी होंगे, तदनुसार दंडित किए जाएंगे। परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं था और उसके अपराध जानकारी के बिना ही कारित हुआ है, पर साबित उसको खुद को करना पड़ेगा, और यह है कि उसने उस अपराध को कारित होने से रोकने के लिए सम्यक तत्परता बरती थी, या फिर अगर पता होने के बाद उसने जो अपराध है वो कारित ना हो उसके लिए भी जो है कोशिश की थी। सेकंड पॉइंट है कि जो उपधारा 1 में जो बात की गई है, जहाँ इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य द्वारा कारित किया गया है और ये साबित हो जाता है कि अपराध प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य किसी निदेशक भागीदारी, प्रबंधक, सचिव या जो भी कोई अन्य अधिकारी हैं वो मौनानुकूलता या उनकी किसी अपेक्षा के फलस्वरूप कारित हुआ है। मतलब वो चुप थे और वो देखते रहे और अपराध पारित हो गया, ठीक है, तो भी ऐसा निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या फिर कोई अन्य अधिकारी है अपराध के दोषी समझे जाएंगे, क्योंकि वो क्या थे, मौन धारण किए हुए थे, स्वयं के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के दायी होंगे, तदनुसार दंडित भी किए जाएंगे क्योंकि वो चुपचाप थे, उनके सामने अपराध कारित होता रहा। फिर है 10 सेक्शन शास्तियाँ। यदि कोई परीक्षार्थी धारा 2(1) के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है, वह ऐसी अवधि की कारावास से जो कि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। तो इसमें कितना बताया, 3 साल।
ठीक है, उसके लिए दंडनीय होगा। ऐसे जुर्माने से जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। दंडनीय होगा। जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर ऐसे परीक्षार्थी दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 9 मास तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। मतलब अगर वो जुर्माना नहीं देता है तो उसके बाद 9 मास की और उसको सज़ा दी जाएगी। सेक्शन 10 का जो सेकंड है क्लॉज, परीक्षार्थी को सम्मिलित करते हुए यदि कोई व्यक्ति चाहे सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के कर्तव्य के लिए न्यस्त या प्राधिकृत किया गया हो या नहीं किया गया हो, षड्यंत्र में या अन्यथा धारा 2(6) का जो सब क्लोज है 2, उसमें परिभाषित अनुचित साधन में लिप्त या लिप्त होने का उसने अटैम्प्ट किया है और या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, ठीक है, या फिर उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो अबेटमेंट होता है, ठीक है। तब जो है 5 वर्ष से कम नहीं होगी सज़ा, कारावास जो होगा, ठीक है, और 10 वर्ष के कारावास तक की हो सकेगी। मतलब 5 से 10 साल तक की सज़ा है जो हो सकेगी। जुर्माने में 10 लाख रुपए जो है उससे कम नहीं होगा, किंतु 10 करोड़ रुपए तक का भी हो सकता है और दंडित किया जाएगा। और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। अगर वो ये पैसे नहीं देता, मतलब जो जुर्माना है वो नहीं देगा, तो अगर जुर्माना नहीं देने की दशा में 2 वर्ष की अवधि है जो उसकी और बढ़ा दी जाएगी। परंतु न्यायालय है जो निर्णय में अभिलिखित किए जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए 5 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास का दंड अधिरोपित कर सकता है। अगर न्यायालय खुद के स्वविवेक से कर सकता है, खुद के निर्णय में अभिलिखित किए जाने के बाद। वैसे जो कारावास है वो 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में होगा, ठीक है, और जो जुर्माना है वो 10 लाख रुपए से जो है कम नहीं होगा और 10 करोड़ रुपए तक का जो जुर्माना है वो हो सकता है। अगर जुर्माना नहीं देता तो 2 वर्ष के कारावास की अवधि उसके साथ बढ़ा दी जाएगी। फिर सेक्शन 6 है अनऑथोराइज पोजीशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट और OMR शीट इन एनी फॉर्म। मतलब कोई भी जो OMR शीट है, क्वेश्चन पेपर है, उनको लीक करता है, ऑथोराइज़ करता है, ठीक है, तो उसके बारे में बताया है कि ऐसा नहीं करना है, ना ही किसी फिक्स करना है। अगर कोई अटैम्प्ट करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, तो ये जो सारे काम है ये नहीं करने। 7 है प्रोहिबिशन टू एंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर। जो कोई भी अन्य जो व्यक्ति होते हैं उसको एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं आने दिया जाता, सिर्फ वहाँ पे एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रहे हैं वो, और जो एग्जामिन है मतलब जो परीक्षार्थी हैं सिर्फ वही रहेंगे। देखो इंग्लिश में देख लेते हैं हम। नो प्लेस अदर दैन एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी यूज फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन। मतलब कोई अदर जो एग्ज़ाम सेंटर से अलग कोई प्लेस है वो यूज़ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। जो पब्लिक एग्जामिनेशन सेंटर के लिए पहले ही जो एग्ज़ाम सेंटर है जो अलाउंस हो जाते हैं, उसके बाद कोई अदर प्लेस है जो यूज़ नहीं किया जाता। 9 है ऑफेंस बाय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन और अदर्स। मतलब मान लो कोई मैनेजमेंट में ही कोई ऑफेंस कर देता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में ही कोई ऑफेंस कर देता है, तब क्या होगा। Whenever an offence under this act has been committed by management or institution or limited liability partnership or other, every person who at the time the offence, मतलब जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स थे, ठीक है, या फिर कोई और पर्सन था, ऑफिसर था, कोई सचिव था, ठीक है, कोई भी हो, अगर वो ऐसा कोई भी अगेंस्ट काम करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। सिर्फ वो एक ही कंडीशन में बच सकता है कि प्रोवाइड दैट नथिंग कंटेन हिज सबसेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लाइबल टू एनी पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट इफ़ ही प्रूव, मतलब वो प्रूव कर दे कि जो उसने ऑफेंस है वो उसको नहीं पता था, ठीक है, उसके विदाउट नॉलेज के हुआ है या फिर उसने पूरी रोकने की उसको कोशिश की थी। सेक्शन 9 का सेकंड क्लोज है कि नाउ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन। मतलब मान लो कोई ऑफेंस है जो कमिट किया है मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप, जो भी एवरी पर्सन से, ठीक है, उसमें से किसी ने भी कंसेंट करके या फिर बिना कंसेंट के ही कोई भी नेग्लिजेंसी की है, ठीक है, डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजमेंट, जो सेक्रेटरी होते हैं, इन लोगों ने किया है कुछ भी ऑफेंस, तो ये क्या है, ये लाइबल माने जाएंगे अगर ये चुप है उस टाइम पे। डीम टू बी गिल्टी ऑफेंस एंड शेल बी लाइबल टू प्रोसीड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। मतलब इनको पनिश भी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सच जो कि
शेल आल्सो बी डीम्ड टू बी गिल्टी। अगर गिल्टी है, ठीक है, उन्होंने नेग्लिजेट कर दिया या फिर वो चुप है, तो वो क्या है, वो भी पनिश किए जाएंगे। 10 है पेनल्टी। पेनल्टी के बारे में बताता है कि कोई अगर अनफेयर मीन्स जो लेके जाता है एग्ज़ाम में 2FI के अकॉर्डिंग पेपर लीक करता है, ठीक है, ये सब पेमेंट कर देता है, तो पता है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो पनिशमेंट दी जाएगी उसमें 3 ईयर तो जो है इम्प्रिजमेंट होगा, ठीक है। इसको क्या है एक्सटेंड भी किया जा सकता है। साथ ही में इसमें 1 लाख रुपीज़, कम से कम 1 लाख रुपए का जो है फ़ाइन होगा। अगर इम्प्रिजमेंट जो है तब बढ़ा दिया जाएगा। अगर 1 लाख रुपए का फ़ाइन नहीं पे करते तो 9 मंथ का जो इम्प्रिजमेंट है वो आपका और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। फिर है सेकंड पॉइंट कि अगर कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी करता है, सेकंड F जो सेक्शन 2F का सेकंड क्लोज है, ठीक है, अगर उसके अंडर कोई ऐसा काम करता है तो उसके लिए 5 ईयर टू 10 ईयर तक का तो इम्प्रीजमेंट होगा। साथ ही में 10 लाख टू 10 करोड़ रुपीज़ का फ़ाइन। अगर वो फ़ाइन पे नहीं करता तो 2 ईयर की जो उसकी इम्प्रीजमेंट है वो और उसकी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। पर हाँ, प्रोवाइड दैट द कोर्ट में for any adequate and specially reason to be recorded in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than 5 year। तो वो 5 ईयर से कम कर सकता है अगर न्यायालय चाहे तो। हमने 10 सेक्शन है जो कि कंप्लीट कर लिए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो बाकी जो 10 सेक्शंस और बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इस चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको प्रोवाइड होती रहें।